आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। किन किन आयामों से जुड़ाव है आपका, किन किन आयामों में रुचि है आपकी साहित्य? ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपने इस तरह का प्रश्न किया और आपने इतना उचित समझा मेरे को कि मैं इस तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकूं। मैं बेसिकली जो है एक तो स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, जो मेरा कि एक तरीके से प्रोफेशन है। इसके अलावा मैं लेखन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और समाज सेवा का कार्य भी करती हूँ। लेखन में मेरी जो विधा है वो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, मतलब लघु कथाओं की जो है मेरे बहुत सारे संकलन आ चुके हैं और बीच बीच में मैंने जो है निबंध के ऊपर और लंबी कविताओं के ऊपर भी जो है कुछ एक कार्य किए हैं। इसके अलावा जो है फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण के क्षेत्र से भी हम जुड़े हुए हैं और नाटकों में भी जो है हमारे कुछ कहानियाँ जो है वो नाटकों में भी वो रूपांतरित हो चुकी हैं। बचपन से अभी तक कैसे कैसे मतलब साहित्य के क्षेत्र में रुझान और सारे कुछ ये जो होता चला गया, कैसे हुआ, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखिए, ये प्रेरणा मेरे पास कहाँ से आई ये तो मैं शायद खुद भी नहीं जानती। साहित्य के क्षेत्र में जहाँ तक रुझान की बात है, इतना ज़रूर हमको याद है कि जहाँ तक मेरा मेमोरी जाती है, मैं बचपन से ही डेली डायरी बैठ के लिखती थी। मतलब रात में मेरे को अभी भी आदत है कि मैं अपना जो भी कुछ दिन भर का कार्य होता है उसको अपनी डायरी में जो है मैं उसको शेयर करती हूँ। तो शायद वही जो है विधा एक तरीके से मेरे साथ जुड़ती चली गई, जिसने मेरे को प्रेरित करके लेखन के क्षेत्र से जोड़ा। और चूंकि मैं एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूँ, संवेदनशील का अर्थ है कि मैं समाज के जो भी विभिन्न आयाम हैं, जो भी जहाँ पे भी हर प्रकार के पहलू को छूते हैं, वहाँ पे मेरे को प्रभावित करते हैं और उनको मैं यथासंभव कोशिश करती हूँ कि मैं उनको कागजों में उकेर सकूँ। मैडम, ये कहा जाता है कि आमतौर पर जो धारणा है महिलाओं को लेकर के कि वो हाउसवाइफ होती हैं, बहुत व्यस्त होती हैं, लेकिन आप एक सफल गृहिणी, एक सफल प्रिंसिपल और एक आईएएस की पत्नी, उसके बावजूद समय कैसे निकालती हैं लेखन के क्षेत्र में या फिर कुछ क्रिएटिव करने के लिए? देखिए, जहाँ तक ये प्रश्न मेरे से अनेक बार पूछा जा चुका है और इसका एक ही उत्तर मेरे पास है, अनुशासन। अगर आप अनुशासन के साथ जीवन को जीते हैं, समय को आप पकड़ना सीखते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे कठिन कार्य इसमें जो मेरा है वो है गृहिणी होना, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और अभी तक मेरे बच्चे जो है, मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी है, जिसके कारण मेरे को लगता है कि हर जो गृहिणी है, हर जो माँ है, उसके ऊपर एक बहुत महती जिम्मेदारी है और हर महिला इसको बहुत अच्छे रूप में अपने आप से पूरा कर रही है, क्योंकि ये जिम्मेदारी उसके पास ईश्वर प्रदत्त या एक तरीके से कह सकते हैं कि नेचर प्रदत्त है, जिसके कारण उसके ऊपर ये एक वो भूमिका आ ही जाती है। जहाँ तक महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो मेरे को लगता है कि महिलाएं मल्टीटास्किंग हो ही जाती है। उनको घर की जिम्मेदारी भी रहती है, बाहर की जिम्मेदारी भी रहती है और अगर उनके पति व्यस्त हैं तो हर महिला जो है हर वो कार्य कर सकती है जिसको मेरे को लगता है कि मैं करने की कोशिश मात्र कर रही हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सफलता का जो आयाम है वो मेरे साथ कहीं से जुड़ा हुआ है। ये सफलता का आयाम हर हमारी महिला के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये उसको नेचर प्रदत्त है, मतलब उसको प्रकृति ने ही इस तरीके से बनाया है कि वो इतनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भी अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सके। और यही जीने की जो आकांक्षा महिला के अंदर होती है वो उसको कहीं ना कहीं प्रेरित करती है क्रिएटिविटी की तरफ। हर महिला कहीं ना कहीं से संवेदनशील होती है। ये अलग बात है कि वो अपनी संवेदनशीलता को किस तरीके से बाहर निकालती है या उसको जो है उसको अपने आप से अभिव्यक्ति देती है। मेरी अभिव्यक्ति जो है वो कागज कलम पे है और मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस उम्र के पड़ाव पे मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मेरे पास करीब 16 से 17 पुस्तकें आ चुकी हैं और अभी अनेक, मतलब मेरे को लगता है कि करीब 4-5 पुस्तकें मेरी ऐसी हैं जो प्रकाशकों के यहाँ पड़ी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अपने जब मैं अंदर की ओर झाँकती हूँ तो एक खुशी की अनुभूति देता है मेरे को। आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कई कार्य किए हैं, कैसा लगा उसमें और उससे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा उसमें? जब आपने महिला सशक्तिकरण की बात छेड़ी है तो मैं थोड़ा सा इसमें कुछ दृष्टिपात करना चाहूँगी कि आज से करीब 2002 में जब विमेन का ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं बना था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया है,
पर मैंने महिला सशक्तिकरण का कार्य जो है वो 1993 से शुरू कर दिया था, जब मेरे हस्बैंड मुजफ्फरपुर में डीडीसी थे। उस समय जो है एसएचजी ग्रुप्स बनाने के लिए मैं गांव-गांव जाके जो है कार्य करती थी, और उसके बाद जो है ये कार्य मेरा आगे चलता रहा। और 2002 में जो है मैंने गया क्षेत्र में सूर्या महिला कोषांग के तहत जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लेने शुरू कर दिए थे। तब तक ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 नहीं आया था, उसके पहले की हम लोग की ये कल्पना है। और बहुत फख्र की बात है कि करीब 1000 सफलीभूत केसेस जो है हम लोग कर पाए, और ये अपने आप में खुशी देती है कि करीब कितने सारे परिवारों को हम लोग बचा पाए सही समय पे हस्तक्षेप करने से, और सही काउंसलिंग और सही मार्गदर्शन उनको देने से। ये महिला सशक्तिकरण के लिए जब कार्य करती हैं उसमें चुनौतियां किस तरह की आती हैं? हमें लगता है कि जब ये प्रश्न आप कर रहे हैं तो महिला होना ही अपने आप में चुनौती का विषय है, क्योंकि अभी हमारा समाज जो है वो बहुत सारी संकीर्णताओं से गुजर रहा है, और महिलाएं इसमें कमोवेश जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जा रही हैं। जो संकीर्णता और जिन जंजीरों से वो जिन बेड़ियों से वो बंधी हुई थी, महिलाएं और खासतौर से अनुभवी माएँ जो कि शिक्षित हैं। शिक्षित का अर्थ सिर्फ डिग्री ले लेना नहीं होता है, क्योंकि माँ प्रथम गुरु होती है। तो शिक्षित का अर्थ होता है कि वो माँ जिसका आयाम बहुत खुला हुआ है, जिसको समाज की अनुभव है, जिसको पकड़ है, वो अनुभवी माएँ जो हैं अपनी लड़कियों को प्रेरित करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे एक इस तरह का बैटन दे रही हैं कि वो आगे बढ़ती जा रही हैं। बट यहाँ स्थिति अभी भी इस तरीके से फंसी हुई है कि वही महिलाएं अपने पुरुषों को या बच्चों को प्रभावित नहीं कर पा रही हैं, और उनको इतना जो है इस तरीके से नहीं ट्रेन कर पा रही हैं कि वो महिलाओं को वो उचित सम्मान दे सके जिनकी वो हकदार है। तो मेरा मानना है कि महिला होना अपने आप में कहीं ना कहीं एक खुद बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो एक पितृसत्तात्मक समाज है, और इसमें पिता का ही रूप जो है वो हर जगह हम अनुभव करते हैं। अब तो मैं जीवन के बहुत लंबे पड़ाव पे आ चुकी हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाया है, निभाने की कोशिश की है। तो मैंने ये पाया है कि उन जिम्मेदारियों को एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में जब मैंने निभाने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि कहीं ना कहीं एक महिला होना अपने आप में चुनौती बन के बहुत बड़ा प्रश्न बन के उभर के आया, क्योंकि समाज जो है वो आपको एक बहुत हेय दृष्टि से देखता है, और देखता अभी भी आ रहा है। और हम लोग की जो भी अचीवमेंट्स होते हैं, जो भी हम लोग की सफलता होती है, जो भी कामयाबी होती है, उसको समाज जो है उसका आकलन नहीं कर पाता। वो मानता है कि महिला होने के कारण जो है इसे जो भी कामयाबी को हासिल किया है, इसमें कहीं ना कहीं इसके रूप और आकर्षण का जो है वो केंद्र बिंदु रहा है। बट मेरा मानना है कि महिलाएं अगर बहुत हद तक सशक्त हैं, और अगर वो बहुत गंभीरता से अपनी ज़िंदगी को निभाती हैं, तो वो बहुत आगे तक जा सकती हैं, और धीरे धीरे करके समाज भी उनको स्वीकार करने लगता है। आप चूँकि लगभग हर एक विधाओं से जुड़ी हुई हैं, एक स्कूल में प्रिंसिपल भी है, यहाँ भी बच्चियाँ पढ़ती होंगी, छोटी बच्चियों से भी आपका इंटरेक्शन होता है, और एक आईएएस फैमिली से भी जुड़ी हुई हैं। तो खासकर महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में हम एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या कुछ तब्दीलियाँ आ रही है, चेंजिंग आ रही है, जो गवर्नमेंट जो वर्क कर रहे हैं, या नीचे के स्तर से जो कार्य किए जा रहे हैं, या एनजीओज के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, तो उसका क्या कोई प्रतिफल निकलकर सामने आ रहा है, आपको लगता है? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सिर्फ सरकार के ही कार्य को देख के चले, तो सरकार ने बहुत सारे नियम बना लिए हैं, बहुत सारे लॉज वो लेके चले आया है, जिसके कारण एक तो आराम ये हुआ है कि उन लॉज, उन रेगुलेशंस के कारण समाज को एक गाइडलाइन मिला हुआ है महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए। और इससे भी बड़ा हमारे पास, क्योंकि कोई भी सामाजिक चेतना जब तक नहीं विकसित होती है, जिसके लिए बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे इम्पोर्टेंट व्यक्ति जब उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये चेतना का जब तक विकास नहीं होता है तब तक समाज नहीं बदल सकता। क्योंकि हमारे पास एक्ट्स एंड रेगुलेशंस तो पहले भी बने हुए थे, और वो चेंज भी होते रहते हैं समय समय पर जब तक हमारी सामाजिक चेतना का विकास नहीं होता है, तब तक जो है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हम लोग बहुत अधिक हद तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसमें आप सबसे अधिक मैं महसूस करती हूँ कि आज से 3 पीढ़ी पीछे जो मेरी नानी, मेरी दादी की स्थिति थी, उससे कमोवेश मेरी माँ की स्थिति बहुत बेहतर थी। मैं आज उस एक दूसरी पीढ़ी को जीते हुए बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजार पाई, और मैंने अपनी बेटी को जब ये महिला सशक्तिकरण का बैटन दिया है, जब उसके हाथ में वो मैंने जिम्मेदारी सौंपी है, तो आज मेरी बेटी मेरे से ज़्यादा अनुभवी, ज़्यादा शिक्षित और एक ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अपना जीवन यापन कर पा रही है। और जहाँ तक सवाल है वो अपना, जिसको कि हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, तो एक तरीके से वो जो है फाइनेंशियली बहुत एम्पावर्ड है और सिक्योर है, जो कि एक महिला को होने से उसको आगे बढ़ने में बहुत मदद देता है। जब आप लिखने बैठती हैं तो क्या बेसलाइन लेती हैं?
देखिए, जहाँ तक आपने पहले भी ये प्रश्न मेरे से किया है, लेखक जो है वो किसी बेसलाइन पे नहीं कार्य करता है। जहाँ तक मेरा अनुभव या मेरा अपने लेखन क्षेत्र का जो मेरा विस्तार जाता है, ये एक इस तरीके का मार्मिक स्पर्श है जो आपके हृदय को प्रभावित करता है। मैं महीनों महीनों नहीं लिखती, और कभी कभी एक महीने के अंदर मेरी पूरी रचना जो है, 2-4 रचनाएं जो हैं कागज के पन्नों पे निकल आती हैं। तो लेखक एक बहुत मर्मस्पर्शी संवेदनशील व्यक्ति होता है, और जब भी कभी समाज का कोई भी उसको आयाम छेड़ता है, प्रेरित करता है, तो वो उसके कागज कलम में अपने आप निकल के चला आता है। इसके लिए मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब मैं मेहनत करके लिखने बैठती हूँ तो शायद मैं एक लाइन भी नहीं लिख पाती। पर कभी कभी जो है वही कागज के पन्ने बनते चले जाते हैं, अपना रूप लेते चले जाते हैं, संवरते चले जाते हैं और एक रचना का रूप ले लेते हैं।